Good morning, students. I hope you are doing fine today. We are going to continue with our chapter number 10, light reflection and refraction for class 10th. So let's begin. Okay, now today we are going to first, our topic would be the laws of refraction that we are going to look at. Laws of refraction somewhat similar to laws of reflection जो हमने देखा था. इसका first law is basically similar to the second law of reflection which you have seen before. So but you are not going to find these laws of refraction in your notes. So what we are going to do, I am going to dictate to you the laws and आप लोगों को ये note down करना है. Okay, so let's just write down this topic, laws of refraction, and let's just write down the first law of refraction. Okay, so just listen carefully. The incident ray, comma, refracted ray, comma, point of incidence and normal all will lie in the same plane. I am going to repeat this. The incident ray, comma, refracted ray, comma, normal and point of incidence all will lie on the same plane. This is the first law of refraction. Now let's move on to the second law of refraction. ये काफ़ी important है because second law of refraction sometimes it can be a little bit confusing, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको समझना है. Okay, now the second law of refraction is basically about light traveling between different mediums. Okay, light traveling between different mediums. So let's just take a situation. Let's do this from here. So हमारे पास एक surface है. We are talking air and water. So ये air हो गया, ये water हो गया, right? और इस पर हमने एक ray को incident किया है इस तरीके से. This is our incident ray, right? Now यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे just like always. So like this. अब क्या है कि हम लोगों को पता है कि क्या होने वाला है. The air and water, they are basically two mediums of different density, right? अब ये जो different density के mediums हैं, इसलिए जो light यहाँ से enter होगी वो bend होगी, right? This is what we know. Okay? अब जब light bend होगी तो it is going to bend towards normal की तरफ ये bend होने वाली है, isn't it? Because वाटर इज डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और वाटर में जो स्पीड है वो कम होगी. अब देखो, जो ओरिजिनल पाथ है लाइट का, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग वो हम लोग देखते हैं. जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, लेट्स कॉल इट एंगल ऑफ इंसिडेंस 1. अब यहाँ से लेट्स से ये इस तरीके से बेंड हो गई, एंड दिस यू आर गोइंग टू कॉल एज angle of refraction 1, angle R1. अब नाउ ये किस चीज पे डिपेंड किया कि ये इस एंगल पे बेंड हुई है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पे डिपेंड किया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा था. अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा, इसको अगर अपन इस डायरेक्शन में करते, थोड़ा इंक्रीज करते, थोड़ा सा डिक्रीज करते, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग. बिकॉज लाइट की जो इंसिडेंट, जो फर्स्ट मीडियम में लाइट की ट्रैजेक्टरी है, जो उसका पाथ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो सेकंड मीडियम में जो लाइट है वो किस पाथ, कितना उसमें बेंड आने वाला है. एक फैक्टर तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, अनदर फैक्टर इज कि जो सेकंड मीडियम है उसकी डेंसिटी कितनी है. इफ इट इज वेरी डिफरेंट देन द फर्स्ट मीडियम, अगर फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम की डेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, तो ये जो बेंड है ये भी ज़्यादा होगा, बिकॉज स्पीड में काफ़ी डिफरेंस आएगा, राइट?
और अगर डेंसिटीज में फर्क नहीं है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, तो स्पीड्स में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सो ये बेंड भी ज़्यादा नहीं होगा, राइट। सो लेट्स से एक और कंडीशन लेते हैं जहां पर वी आर टेकिंग अनदर इंसिडेंट रे, लेट्स ड्रॉ इट अ बिट मोर इंक्लाइंड, राइट। ये एक और अपनी इंसिडेंट रे है, यहाँ पर एक अपना एंगल बना, एंगल I2, और उसके अकॉर्डिंग ये बेंड होगी एंगल R2, ओके। नाउ अगेन दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। नाउ what is the second law of refraction? Second law of refraction tells us कि when light ray is traveling between two mediums, जब light ray एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म होता है, इफ वी टेक ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन वैल्यू, अगर हम उन एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन वैल्यू ले और अगर उसका रेशियो निकालें, तो देयर विल बी अ वैल्यू, लेट्स से इस केस में एंगल I1 अपॉन एंगल R1, या फिर साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू, लेट्स से x, एक वैल्यू आई हमारे पास, x वैल्यू आई है ना, साइन I1 और साइन R1 की x वैल्यू आई। और लेट्स से यहाँ पर भी ये एक और कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास सेम लाइट रे है और उस लाइट रे को बस हमने क्या किया, थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया तो आपको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो गया। तो लेट्स से यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन I2 अपॉन साइन R2। अब व्हाट डज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेज, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, ओके, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो अलग अलग साइन एंगल्स, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस और अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर आप साइन का अगर आप वैल्यू निकालो, अगर रेशियो निकालो, तो वो जो रेशियो होगा दैट वुड बी समवॉट सिमिलर ईच टाइम। जैसे यहां पर ये सिमिलर आ रहा है, हमने क्या किया, क्या चेंज किया, हमने एंगल चेंज किया सिर्फ, राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया दोनों केसेस में, और उसी के बेसिस पर दोनों केसेस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हुआ, है ना। तो दोनों केसेस में सिंस ये एंगल चेंज हो गया, लेकिन स्टिल हमने जो साइन की वैल्यू निकाली वो क्या आनी चाहिए, वो सेम आएगी। दैट्स व्हाट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेज, ठीक है। पहले तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। व्हाट डज सेकेंड लॉ सेज, कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, सो फॉर एवरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और फॉर एवरी केस, फॉर एवरी कपल ऑफ incident angle or refraction angle, for every couple of incident angle and refraction angle, the value would be, the ratio की जो value होगी would be similar, है ना, same value आएगी। अगर हम इसको एंगल को और चेंज कर दें, उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर चेंज होगा। अगर फिर हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तब भी साइन की वैल्यू x ही आएगी। दिस इज व्हाट एंगल सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेज। लेकिन इसमें कंडीशंस हैं, इसमें क्या है, कंडीशंस हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन इज कि जैसे मैंने इस कंडीशन में किया, मैंने एयर और वाटर के लिए एंगल I1 और एंगल R1 की वैल्यू निकाली, है ना, और उसकी साइन की वैल्यू आई x, और इधर भी एयर एंड वाटर के लिए सेम चीज किया, बस एंगल को चेंज कर दिया, अगेन वैल्यू आई x। लेकिन इसमें पहली कंडीशन क्या है, ये सिचुएशन तभी होगी जब जो सेट ऑफ मीडियम्स हैं, सेट ऑफ मीडियम्स हैं वो कैसे रहे, सेम रहे। गेटिंग इट,
ये जो कंडीशंस हैं ये सेम रहे। अब सेम रहने का क्यों है रीजन भाई, जस्ट लेट्स लुक एट दिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एयर और वाटर के लिए मैंने ये चीज निकाली, ठीक है, और यहाँ पर मैं एयर और वाटर की जगह, लेट्स से वाटर की जगह मैं कोई दूसरा मीडियम ले लेता हूँ, वाटर की जगह मैं ऐसा कोई मीडियम ले लेता हूँ जिसकी डेंसिटी लेट्स से वाटर से ज्यादा है ना। अब अगर डेंसिटी वाटर से ज्यादा रही, इस केस में अगर डेंसिटी वाटर से ज्यादा रही तो ये जो बेंड आ रहा है, व्हाट विल हैपन टू दिस, जो बेंड आ रहा है वो ज्यादा है बिकॉज वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, isn't it? और वाटर की डेंसिटी ज्यादा और बेंड ज्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब क्या हो गया, और चेंज हो गया और स्मॉलर हो गया है, राइट। सो अब नाउ कंपेयर दीज टू कंडीशंस। जैसे यहाँ पर एयर वाटर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है और यहाँ पर एयर और वाटर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, वैल्यूज दोनों की सेम आएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर वाटर की जगह कोई दूसरा मीडियम डाल दिया विच इज डेंसर देन वाटर, तो ये एंगल R2 जो अभी आ रहा है इट वोंट बी दिस एंगल R2, इट विल बी डिफरेंट, है ना, इट विल चेंज। सो अब मैंने इसकी वैल्यू निकाली x साइड, लेकिन अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा जहां पर वाटर नहीं है, कुछ और डेंसर मीडियम है, तो एंगल R2 वुड बी डिफरेंस, उसकी साइन की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी और ये वैल्यू अब x नहीं आएगी, इट विल बी समथिंग एल्स। तो यहां पर जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है फॉलो नहीं होगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियरली स्टेट्स कि जो आप ये काम कर रहे हो, दिस यू आर टेकिंग, इफ यू आर टेकिंग साइन वैल्यूज ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल, डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन आपको मीडियम्स का जो सेट है वो सेम रखना है। If you are taking one medium air and water, then you will have to take all the values, सारी values साइन की आपको एयर और वाटर के लिए ही लेनी है। अगर आपने कोई भी मीडियम चेंज कर दिया तो डेंसिटीज में फर्क आएगा, और अगर डेंसिटीज में फर्क आया तो क्या होगा, बेंड जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, उसकी वजह से ये वाली वैल्यू विल बी डिफरेंट। तो फर्स्ट कंडीशन वाज मीडियम्स शुड रिमेन सेम, okay, medium should remain same. Now second condition, there's one more condition, is that the length or the wavelength of light you are taking. Now देखो क्या होता है कि लाइट में in total there are round about 7 different kind of wavelengths that we can see. लाइट में वैसे तो बहुत सारी वेवलेंथ होती है, देर आर डिफरेंट वेवलेंथ्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा इन योर 9th क्लास, जो साउंड वाला चैप्टर था उसमें वेवलेंथ पढ़ा था हमने। वेवलेंथ वाज बेसिकली गैप बिटवीन टू कंप्रेशंस या टू रेयरफैक्शंस, राइट। लाइट में ये होता है 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स की ये विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम होता है। हाउ मच? 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स तक, इस रेंज में हम देख सकते हैं। ओके, सो इसमें अलग अलग टाइप की कलर्स की वेवलेंथ हम लोग देख सकते हैं। नाउ लेट्स से हमने जो लाइट लिए यहाँ पर, लेट्स से वो लिए रेड, है ना, रेड वेवलेंथ लिए। दिस इज द सबसे ज्यादा वेवलेंथ, या यू कैन से स्पीड, वेवलेंथ को आप स्पीड से भी रिलेट कर सकते हो। सबसे ज्यादा स्पीड से जाने वाली लाइट कौन सी है? रेड है। अब हमने रेड के लिए यहाँ पर लिया तो रेड की जो स्पीड है, यहाँ पर जितनी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग स्पीड यहाँ पर चेंज हुई, अगेन यहाँ पर जितनी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग स्पीड यहाँ पर चेंज हुई। तो दोनों केसेस में हमारे पास सारी चीजें सिमिलर है, अभी मीडियम्स वगैरह भी सेम है, सब कुछ ओके है। लेकिन लेट्स से ये जो यहाँ पर केस था, मैंने यहाँ पर रेड नहीं लिया, रेड की जगह लेट्स से मैंने ब्लू ले लिया, ब्लू लाइट ले ली, है ना। अब जो ब्लू लाइट है उसके साथ क्या सिचुएशन है, उसकी वेवलेंथ कम है काफी, रेड के कंपैरिजन में इट इज वेरी लेस, जो वेवलेंथ है ब्लू की, यानी कि स्पीड काफी कम है। अब सिंस यहाँ पर स्पीड कम है, सो दैट मीन्स ये ऑलरेडी स्लो है, और जब ये सेकंड मीडियम में जाएगी तो वो स्पीड और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज डेंसिटी ज्यादा है सेकंड मीडियम, राइट।
सो ये जो एंगल R2 है विच इज दिस, अगर मैंने रेड की जगह कोई भी दूसरी वेवलेंथ ली तो उसकी स्पीड में और भी ज्यादा डिक्रीमेंट आएगा रेड के कंपैरिजन में, और डिक्रीमेंट और भी ज्यादा है, दैट मीन्स एंगल और भी ज्यादा चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। और जब ये चीज चेंज हो गई तो अब मेरी जो वैल्यू पहले x आ रही थी विद द हेल्प ऑफ रेड को लेके जो x आ रही थी, वो अब क्या हो गया, मैंने ब्लू वेवलेंथ ले ली तो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो गया, है ना। पहले जो रेड पे एंगल था इंसिडेंस, वही एंगल अब भी ब्लू पे है, लेकिन अब ब्लू की स्पीड रेड से स्लो है तो उस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ब्लू पे, और ब्लू ज्यादा बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट, क्योंकि वो और भी ज्यादा स्लो हो जाएगी रेड के कंपैरिजन में, तो वो और भी ज्यादा बेंड हो गई तो एंगल चेंज हो गया, दिस वैल्यू विल चेंज, एंड इफ दिस विल चेंज देन x की वैल्यू भी अब वो चेंज हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू नहीं आएगी, अब इट विल बी अ डिफरेंट वैल्यू देन दिस वन, ओके। सो जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि वेवलेंथ जो है, डिफरेंट वेवलेंथ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर डिफरेंट तरीके से बेंड होती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, राइट, जिसकी स्पीड ज्यादा है, उसमें बेंड जितना भी आ रहा है, अगर आप उसको कंपेयर करो उससे स्लोअर स्पीड्स वाली लाइट्स के साथ, तो उनमें बेंड ज्यादा आएगा। जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसमें बेंड कम आएगा इन द नेक्स्ट मीडियम इन कंपैरिजन टू द अदर लाइट्स और अदर वेवलेंथ्स जिनकी स्पीड कम है, ठीक है। तो ये स्पीड चेंज हो गई जिसकी वजह से एंगल चेंज हो गया, और एंगल चेंज हो गया जिसकी वजह से साइन की वैल्यू चेंज हो गई, एंड दिस विल कॉज इट टू चेंज। वो क्या होगा, इसको चेंज कर देगा, और अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सिमिलर नहीं आई तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो नहीं होगा, ओके। सो दीज आर द टू कंडीशंस, इसको अभी हम लोग जो डेफिनेशन लिखेंगे उसमें मेंशन करेंगे। दीज आर द टू कंडीशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, विच इज, पहली बात तो पेयर ऑफ मीडियम सेम होना चाहिए, जो एक बार पेयर ले लिया आपने वही पेयर आपको अगली कंडीशंस के लिए भी लेना है, चाहे से आप एंगल कुछ भी चेंज कर दो, दैट्स नॉट मैटर्स। और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, अगर आपने एक बार रेड के साथ किया तो अगले भी आपको एंगल्स रेड के साथ ही करना है। इफ यू डू दिस तो आपको हर बार जो साइन की वैल्यू मिलेगी, रेशियो जो मिलेगा वो सिमिलर मिलेगा। दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड Snell's law, ठीक है। So now we are going to write down the definition of this. Okay, so let's just listen it carefully. The ratio of sine of angle of incidence with sine of angle of refraction will be a constant for a given pair of media and for a given wavelength of light. Okay, so now our next topic is refractive index. Refractive index basically एक वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमें शो करती है couple of things. एक तो हम इस वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि एक लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में कितना डिफरेंस आ रहा है। एक इससे हम एक ये भी पता लगा सकते हैं, वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट कि जो सेकेंड मीडियम है जिसमें लाइट एंटर कर रही है उसकी कितना उसका डेंसिटी है। ये चीज़ हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज़ बेसिकली अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ द मीडियम्स। दोनों मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको एक रेशियो की तरह भी हम इसको बोल सकते हैं। सो लेट्स जस्ट इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन, इसकी डेफिनेशन यू विल फाइंड इन योर नोट्स। इसके डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि भाई इट इज़ द रेशियो विच शोज द अमाउंट ऑफ डेविएशन इन द स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ मीडियम्स, इस तरीके से भी बोल सकते हो, या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हो इट इज़ द वैल्यू दैट शोज द अमाउंट ऑफ डेविएशन इन द लाइट इन बोथ मीडियम्स। डेविएशन भी ये शो करता है कितना ज़्यादा बेंड हो रहा है लाइट में when it is traveling into the next medium.
अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट करते हैं इस वैल्यू को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड फॉर्मूला इस तरीके से रहता है इसका कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, राइट, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, और हमें सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है कि सेकंड मीडियम में कितना बेंड हो रहा है लाइट में, या सॉर्ट ऑफ उसका डेंसिटी अगर हमें पता करनी है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। सबसे पहले तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग शो करते हैं n से, n, राइट। और n की जो वैल्यू है अगर हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहें तो इसको पहले तो शो ऐसे करते हैं, जैसे अगर आप सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, सेकेंड मीडियम में कितना बेंड हो रहा है, सेकेंड मीडियम में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है लाइट में, तो आप फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में निकालते हो, राइट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं n/1, n/1, इसका मतलब ये होगा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के कंपैरिजन में। पहली चीज़ तो ये है। सेकेंडली हम इसमें स्पीड ऑफ लाइट यूज में लेते हैं इन बोथ द मीडियम्स। सो इसको इस तरीके से आप शो कर सकते हो, यहां पर जो c है ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दिस इज शॉर्ट फॉर स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, दिस इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दिस विल गिव अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, जो हमें सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये देता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उसकी स्पीड को हम इस तरीके से प्लेस करते हैं, और जिसके कंपैरिजन में निकाल रहे हो उसकी स्पीड को हम इस तरीके से प्लेस करते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी, अगर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट मीडियम का निकालते हैं सेकेंड मीडियम के कंपैरिजन में, तो हम इसको n/1 की जगह लिखते हैं n/1 n/1 की जगह क्या लिखते हैं? n/1 लिखते हैं। वैसे नॉर्मली एग्जाम्स में आपको इसको एज सच इतना इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में फॉर्मूला दे रखा है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। सो n/1 लिखते हैं अगर आप फर्स्ट मीडियम का निकाल रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो ये मीडियम 1 है ये नीचे आ जाता और मीडियम 2 जो है वो ऊपर चला जाता। सो दिस is the formula that you need to understand about refractive index. Obviously refractive index की कोई भी इसमें यूनिट हम लोग नहीं लेते हैं, बिकॉज जो दोनों वैल्यूज हैं वो सेम है, ऊपर भी स्पीड दे रखी है आपको, नीचे भी स्पीड दे रखी है। सो मीटर पर सेकेंड वुड बेसिकली कैंसल ईच अदर आउट, तो कुछ बचेगा नहीं। सो इसमें इसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, नो SI unit, you can add it over here, ठीक है। ये तो बात हुई अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एक और सिचुएशन क्रिएट होती है, ओके, लेट्स से हम जिस मीडियम के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं वो मीडियम या तो एयर है या फिर वैक्यूम है, ठीक है। हम जिस मीडियम के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं वो मीडियम या तो एयर है या वैक्यूम है, और जब ये कंडीशन होती है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें एक सिचुएशन होती है कि थोड़ा सा इसको हमें चेंज करना पड़ता है। हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं n absolute is equal to air or vacuum upon C in मीडियम। कोई सा भी मीडियम ही हो सकता है, लेकिन अगर आप उस मीडियम का जो स्पीड है, उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n है, वो आप कैलकुलेट कर रहे हो एयर या वैक्यूम
के रिलेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एंड ये वैल्यू ये आपको याद रखनी है। इफ यू रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था लाइट इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि ये कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में भी आपको यही लेनी है और वैक्यूम में भी यही वैल्यू आपको लेनी है, और फिर आप इसको यूज में ले सकते हो टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो ये चीज़ अभी आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसकी डेफिनेशन आपको जो नोट्स में दे रखी है वो, देन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ध्यान रखना है, एंड ऑल्सो उसकी डेफिनेशन। एक न्यूमेरिकल भी आपको इसमें शायद दे रखा होगा नीचे नोट्स में। सो जस्ट मेक श्योर कि आप उस न्यूमेरिकल को पढ़ो प्रॉपरली, और उसमें वैल्यूज दे रखी होगी इनमें से कोई सी वैल्यू, और आपको कुछ पूछा जा रहा है, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट। वैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स बाद में भी करेंगे, व्हेन वी आर डन विद द theoretical section we will do the examples, but just try to go through that question. Okay, so this was the refractive index. जो हमारा next topic होगा that would be about lenses, so we will do that in our next class.